डेट है आज 2 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में हम। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना एमबी टैग। एमबी टैग एक डिवाइस है जी, यंत्र। किसने बनाया है? पंजाब में रोपर में आईआईटी है जी, उसने बनाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने बनाया, डेवलप किया है इसको, एमबी टैग को। ये क्या होगा? टेम्परेचर मेजर करेगा जी, ऐसा डिवाइस होगा। और इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनसली टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए पहला इंस्ट्रूमेंट है जी, जो इंडिया ने अपने आप, इंडिजीनसली का मतलब है जी खुद अपनी कंट्री में जब बनाते हैं कोई चीज़, उसे इंडिजीनसली बोलते हैं। ये ऐसा यंत्र होगा जी, ऐसा डिवाइस होगा। ये डिवाइस जो किस लिए काम करेगा जी? ये एक तो बेस्ड होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। आईओटी का मतलब है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। ये फर्स्ट ऐसा डिवाइस है जो आईओटी डिवाइस है जो इस पे काम करेगा और रियल टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा। देखो जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है? मान लो आप घर में हो, घर से आप ऑफिस के लिए निकल गए, आपकी लाइट और सारी जो फ़ैन वगैरह चल रहे हैं आपके रूम के। आपको ऑफिस में पहुंचने के बाद, ये ऑफिस आ गया, ये आपका होम था। ऑफिस पहुंचने के बाद याद आया, अरे आपके तो सारी लाइट्स वगैरह, मतलब लाइटें सब जली हुई हैं, फ़ैन चला हुआ है। तो आप क्या है जी, या तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा, जैसे ही आप घर से बाहर निकले तो आपकी लाइट और ये सब अपने आप बंद हो गए। ये कनेक्ट है जी आपके डिवाइस से। मान लो आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट से कनेक्ट है, आप ऑफिस में बैठ के भी इन्हें बंद कर सकते हो, सारे डिवाइस को जो भी चल रहे हैं, जो भी ऑन है, फ़ैन हो गया, लाइट हो गया। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है इंटरनेट के जरिए थिंग्स को कंट्रोल करना, बेसिक चीज़ ये है। और ये भी क्या होगा जी, आईओटी पे बेस्ड है एमबी टैग। ये क्या करेगा? सिर्फ टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा जी, कितना टेम्परेचर है। ये इसलिए फ़ायदेमंद होगा, जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं, पेरिसेबल प्रोडक्ट, पेरिसेबल का मतलब है सड़ने वाले, जैसे आपका टमाटो हो गया जी, टमाटर, या कोई और फल सब्जियां हो गई जी, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा ये। वैक्सीन जैसे कहीं पे ट्रांसपोर्ट करनी है, वैक्सीन जैसे कोरोना की वैक्सीन है जी, उसके लिए टेम्परेचर एक क्या जी, फिक्स टेम्परेचर चाहिए होता है उसे स्टोर करने के लिए। तो जहाँ पे भी वो स्टोर है उसका टेम्परेचर कितना है उसको रिकॉर्ड कर सकेगा एमबी टैग, कि हाँ इसके लिए सूटेबल है या नहीं है, उपयुक्त है या नहीं है टेम्परेचर जितना चाहिए वैक्सीन को। या आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं जी, या ब्लड है, इनका टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है एमबी टैग। इससे क्या है जी, जैसे मान लो कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो ये जो पेरिसेबल गुड्स हैं वो यूजेबल हैं या नहीं है, ये पता लगाएगा टेम्परेचर मेजर करके कि टेम्परेचर में कितना वेरिएशन हुआ है। इससे फ़ायदा ये होगा जी, देखो जैसे कोविड-19 के लिए जी वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वैक्सीन के लिए क्या है, स्टोर करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए। उस टेम्परेचर के बीच में अगर मेंटेन है तो वो वैक्सीन ख़राब नहीं होगी। अब ये क्या जी बता देगा, हाँ कि जैसे मान लो ये डिब्बा रखा जी, यहाँ पे ये एमबी टैग भी रखा है और यहाँ पे वैक्सीन भी रखी है, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे इस डिब्बे में पैक होकर रखे हैं, तो ये सारा कुछ बता देगा जी। इससे ये फ़ायदा होगा। ये यूएसबी डिवाइस की तरह इसकी शेप है, आकार है, जैसे यूएसबी डिवाइस का होता है। ये शेप आपने देख ही लिया, यहाँ पे ऐसी शेप है कुछ यूएसबी डिवाइस की तरह। और ये एमबी टैग -40 से लेके +80 डिग्री तक टेम्परेचर को मेजर कर सकेगा। और एक बार अगर इसे चार्ज कर दिया, बैटरी से चलता है जी, बैटरी से एक बार चार्ज करने के बाद 90 डेज तक ये चल सकता है जी, इसकी इतनी कैपेसिटी है। इस डिवाइस को डेवलप किसने किया है जी? इंडिया में डेवलप किया है जी। ये एक प्रोग्राम है इंडिया का ही, मतलब स्कीम है ये, मान लो आप, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध। अवध की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। इसके अंडर ये डेवलप किया गया है। और किसने डेवलप किया है? इसी की स्टार्टअप है जी। स्टार्टअप का मतलब है कंपनी, जब भी फर्स्ट टाइम कंपनी खोली जाती है उसे स्टार्टअप बोलते हैं। तो स्क्रैच नेस्ट नाम की एक स्टार्टअप है जिसने इसे बनाया डिवाइस को। और ये अवध प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही प्रोजेक्ट है जी, जिसके अंडर इसे बनाया गया है एमबी टैग को। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। अभी ये क्या जी लॉन्च किया है रिसेंटली, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसने लॉन्च किया है ये क्या जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, कृषि मंत्रालय ने। देखो मिनिस्ट्री जरूर याद करना जरूरी है जब भी कोई स्कीम योजना लॉन्च की जाती है, कौन सी मिनिस्ट्री की है, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ लेता है स्टेटमेंट में। देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, मतलब टारगेट या लक्ष्य क्या है। देखो हॉर्टिकल्चर आपके यहाँ पे नाम आ रहा, तो इसका मतलब ये है हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना, टू इंश्योर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होती है जी, जानेंगे उसे भी। हॉर्टिकल्चर जैसे फल सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल्स और नट्स, इनकी जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। और भी बहुत सारे आते हैं, कौन कौन से आते हैं जी, क्रॉप, ये जानेंगे हम। पहले इस जो प्रोग्राम लॉन्च किया इसके बारे में पढ़ते हैं। ये प्रोग्राम जी पायलट बेसिस पे चला जाएगा, पायलट फेज पे।
पायलट फेज़ का मतलब होता है जी, पहले मान लो ऑल इंडिया पे हमें लॉन्च करना है कोई प्रोग्राम, तो उससे पहले छोटे प्लेस में चला के देखते हैं, समझ रहे हो, पूरे इंडिया में नहीं लॉन्च करना, पहले छोटे प्लेस में चला के देखते हैं, और अगर वो कारगर हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो फिर पूरे इंडिया में लॉन्च कर देते हैं। इसमें क्या जी 11 स्टेट और यूटी को कवर करेगा स्टार्टिंग में। ये 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर बनाए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर का मतलब है जी एक बड़ा एरिया हो जाएगा, मान लो 12 एरिया हो जाएंगे, 11 स्टेट्स में जी 12 एरिया, तो वहाँ पे पहले इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखा जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च कर देंगे। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी जी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है जी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और इम्प्लीमेंट भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होती है जी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है जी उसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये कौन सी है, सेंट्रली सेक्टर, यानी कि पूरा पैसा भी, मनी भी यही लगानी है और इम्प्लीमेंट भी यानी कि लागू भी यही करेगा। ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा जी इसे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर एक डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, जिसका नाम है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा। इसका एम हमने देख लिया है जी, क्या करेगा, जो भी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर है उनको आइडेंटिफाई करेगा, डेवलप करेगा और ग्रो करेगा जी, ताकि हमारे जो इंडिया का हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो वर्ल्ड के साथ कंपटीशन कर सके, कंपटीटिव हो सके पूरे वर्ल्ड के साथ। ये प्रोग्राम से बेनिफिट क्या होगा जी, 10 लाख किसानों को फ़ायदा होगा जी, 10 लाख फार्मर्स को। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जी लगभग 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी इस 53 क्लस्टर को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर 53 क्लस्टर में लागू की जाएगी ये स्कीम, ये प्रोग्राम, तो 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। ये जी जो इशू आते हैं हॉर्टिकल्चर में, इशू का मतलब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे प्री प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो जी इनपुट नहीं है, इनपुट का मतलब अच्छे सीड्स, बीज नहीं है हॉर्टिकल्चर करने के लिए। हॉर्टिकल्चर का मतलब खेती है जी, किसान खेती करते हैं इसमें, लेकिन क्रॉप अलग अलग आती हैं, समझ रहे हो, वो क्रॉप अभी देखेंगे। मेनली फल और सब्जियां और नट्स वगैरह, बादाम ये हो गए जी, आपके काजू हो गए, ये आती हैं जी मेनली इसमें। और इसमें जी मान लो जो भी इशू आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी प्री प्रोडक्शन में, कोई इनपुट से रिगार्डिंग, या प्रोडक्शन में जी, या पोस्ट हार्वेस्ट, काटने के बाद वेयर हाउसिंग चाहिए। देखो जी फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद इसे रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, किसान के पास स्टोर हाउस नहीं होते, बारिश आ जाए, बारिश में भीग जाए फसल तो ख़राब हो जाएगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी करेंगे, लॉजिस्टिक भी देखेंगे जी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सब कुछ इसमें जी, इन सारे इश्यू को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि फार्मर ने वेयर हाउस भी मतलब उपलब्ध कराएंगे, अपनी फसल को सेव कर सके, बचा सके, और फिर मार्केट में भी ले जाके जा सके और ब्रांडिंग भी कर सके जी अपने फसल की। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं अब ये जानना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखो जी, एक तो फ्रूट, वाइन फ्रूट भी आते हैं जी, पेरेनियल वाइन फ्रूट। वाइन फ्रूट का मतलब है जी ऐसे फ्रूट जिनसे वाइन बनती है, यानी कि क्या बनती है, शराब, दारू, दारू बनती है जी ऐसे फल, जैसे अंगूर हो गए जी, अंगूर, तो ये फ्रूट आते हैं जी। पेरेनियल का मतलब है जी ऐसे फ्रूट या कोई क्रॉप जो सालों साल होती है जी, हर सीजन में, पेरेनियल। ट्री या बुश, ऐसे ट्री या बुश जिनसे वाइन बनती हो जी, या आपका पेरेनियल बुश और ट्री नट्स, नट्स हो गए जी आपके एलमंड्स, बादाम, या आपका काजू हो गया जी, काजू हो गए, ये ऐसे जो नट्स हैं ये आ जाते हैं जी, जैसे आपका वॉलनट्स हो गया, अखरोट। वेजिटेबल्स भी आते हैं जी, कैसी वेजिटेबल्स हो आपकी, रूट्स वेजिटेबल हो, जड़ से जो निकलती है, जैसे आलू हो गया जी, पोटैटो। ट्यूबर हो गया जी, जैसे गाजर, मूली। सूट्स, स्टेम्स वाली हो गई जी, लीव्स, पत्तों से जो मिलती हैं जी, जैसे आपका पत्तों से कौन सी मिलती हैं, जैसे पालक हो गया जी। फ्रूट्स हो गए जी आपके, फल, फ्लावर, फूल भी, फूल भी आते हैं जी, याद रखना, फ्रूट, फूल, मतलब फल, फूल और सब्जी, ये 3 चीज़ याद रखनी है। और नट्स, मेनली यही आते हैं, इनकी वेराइटी बताई गई है। कुछ एरोमेटिक और मेडिसिनल फॉलिएज भी आते हैं जी, मतलब दवाइयों के लिए कुछ यूज किए जाते हैं ना पौधे, वे भी इसमें आते हैं जी, प्लांट वगैरह, एरोमेटिक, जैसे खुशबूदार फूल, ये सब इसी में आते हैं, तो ये याद रखना है। और ये दोनों आते हैं जी एनुअल भी और पेरेनियल प्लांट्स। एनुअल का मतलब साल में एक सीजन में कभी होंगे जी, और पेरेनियल का हर सीजन में ये हो सकते हैं जी, पेरेनियल हर सालों साल हो सकते हैं, ऐसे कुछ जो प्लांट्स हैं वो आते हैं इसमें। कट फ्लोरस, पोटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कुछ सजावटी प्लांट्स होते हैं ना पौधे जो सजाने के लिए लगा दिए, ऐसे पौधे भी इसी में आते हैं जी हॉर्टिकल्चर में। सजावटी प्लांट का एग्जांपल बताओगे आप, मनी प्लांट के नाम सुना होगा जी, मनी प्लांट, छोटा सा होता है, ऑफिस वगैरह में रखे रखते हैं, स्कूल वगैरह में देखा होगा आपने, या किसी आपने कॉलेज में प्रिंसिपल वगैरह रख के रखते हैं। या फिर कोई बेडिंग प्लांट्स हो गया जी, ये भी बहुत, दोनों इंक्लूड होते हैं, एनुअल और पेरिनियल प्लांट। या कोई ट्री, स्रब्स, ट्रूफ, ऑर्नामेंटल ग्रासेस होगी जी, घास वगैरह, कोई सजावट के लिए घास यूज की जाती है, ऐसी सारे इसी में आते हैं जी।
ऑर्चर्ड्स वगैरह, ऑर्चर्ड्स वही आते हैं जो फूल वगैरह होते हैं, रंग बिरंगे से फूल, ऑर्चर्ड्स देखा होगा अपने अरुणाचल प्रदेश में, कई बार हमने दिखाया भी था। तो यही था जी इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, लिटोरिया मीरा, एक मेंढक की प्रजाति है जी, नई मिली है मेंढक की प्रजाति। ये है मेंढक, ब्राउन चॉकलेट कलर का जी, देखो चॉकलेटी बेल्स, बिल्कुल सेम टू सेम चॉकलेट लग रहा है। तो ये लिटोरिया मीरा कहाँ पे मिला है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। देखो जी ये फ्रॉग की न्यू स्पीसीज है, और ये कहाँ पे मिली है, डिस्कवर की गई है न्यू गिनी में। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास है जी, दिखाता हूँ मैं आपको, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको आप। अरे कहाँ गया, हम्म, ये जी इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा है, इस मैप में भी, ये रहा जी, ये रहा, ये न्यू गिनी दिखाई दे रहा है आपको, नदन साइड में न्यू गिनी, न्यू गिनी में मिला है जी ये, ऑस्ट्रेलिया के नदन साइड में, समझ गए, न्यू गिनी में। तो ये आपको याद रखना कहाँ पे मिला है, और चॉकलेट कलर का ही आपने देख ही लिया है इसको जी। ये जो वर्ड आया ना इसका मीरा, ये देखो ये लिटोरिया मीरा, इसका वर्ड आया जी ये मीरम नाम से। मीरम एक लैटिन लैंग्वेज का एडजेक्टिव है जी, वर्ड मतलब वर्ड है, एक शब्द है मीरम, लैटिन भाषा का, उससे आया। इसका मीरम का मतलब है सरप्राइज या स्ट्रेंज, अद्भुत, अनोखा, हैरान कर देने वाला, ये इसका मतलब है। तो इसी से आया जी, इसका नाम रखा गया है। और ऑस्ट्रेलियन लिटोरिया जीनस है जो ट्री फ्रॉग का नाम है जी, उसी की लगभग उसी का मेंबर है जी ये, मतलब प्रजाति का नाम है जी ये, मेंढक की प्रजाति का नाम। लिटोरिया मीरा में कुछ डिस्टिंक्ट फंक्शन है जी, जैसे मान लो इसका साइज क्या है, मॉडरेटली लार्ज साइज है इसका। वेबिंग ऑन हैंड, हैंड पे जी वेबिंग के टाइप का, देखो ये इसके हैंड, ये देखो जी वेबिंग टाइप का। नेक्स्ट क्या है इसमें, जो इसका लिम्स हैं वो शॉर्ट हैं थोड़े और रोबस्ट है, रोबस्ट का मतलब होता है जी मजबूत, स्ट्रॉन्ग है इसके लिम्स, बॉडी में लिम्स होते हैं जी, बॉडी पार्ट। और इसके आई के पास जी, आई की जो स्किन है ना, उसके आई के पास, जैसे ये आई है, जो एज पार्ट है ये वाला पार्ट, ये थोड़ा वॉयलेट कलर का है, वॉयलेट पेचेज हैं इसकी आई की स्किन पे। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। और ये जो न्यू गिनी आइलैंड है, नेशन है जी, आइलैंड नेशन, एक राष्ट्र है, देश है। ये जो क्वींसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है जी क्वींसलैंड, उसे बोलते हैं जी हॉर्न ऑफ क्वींसलैंड, हॉर्न ऑफ क्वींसलैंड। ये टॉरस स्टेट है, ये अलग करती है न्यू गिनी को और ऑस्ट्रेलिया को। ये देखो जी यहाँ पे ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है क्या, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड पार्ट है ऑस्ट्रेलिया को ही। और ये इसको सेपरेट कौन करता है जी, ये पानी की जो बॉडी दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं टॉरस स्ट्रेट, टॉरस, ये टॉरस आपको याद रखना है जी, टॉरस स्टेट। मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है पर इस पर अच्छी नहीं आती है जी, बहुत गंदी आती है। तो ये टॉरस स्टेट इस किस किस को बीच में सेपरेट करती है, ऑस्ट्रेलिया को और न्यू गिनी को। स्टेट का मतलब होता है जी जल संधि हिंदी में, ऐसी बॉडी, जो ऐसी नैरो बॉडी जो दो लार्जर बॉडी को कनेक्ट करती है, ए नैरो बॉडी विच कनेक्ट टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। ये देखो जी स्टोसिस किस किस को कनेक्ट करती है यहाँ पे, वाटर बॉडीज को, इधर कोरल सी है, इधर आपका ये आ गया जी इंडियन ओशन का पार्ट, तो इन दो सी को कनेक्ट करती है। तो ये हमें इसमें याद रखना है, टॉरस स्टेट कहाँ पे, मेनली दो चीज़ हमें याद रखनी है, लोटेरिया मीरा और टॉरस स्टेट। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था इसमें, पेन चेंज कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट है जी अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखो जी एक बोर्ड है ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स वगैरह बनाता है ये और इम्प्लीमेंट करता है जी, कोई भी स्कीम योजना डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग। ये अभी न्यूज़ में इसलिए जी इसके इंटरिम चीफ को अपॉइंटमेंट किया गया जी, CBDT के, मतलब इसके जो चेयरमैन है जी, चीफ एंट्री चीफ, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट ने नियुक्ति की है, JB मोहपात्रा। ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 महीने के लिए अपॉइंट किया गया है। इसमें यह जानना जरूरी है CBD कौन सी मिनिस्ट्री और कौन से इसके डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। देखो जी पहली बात तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है जी, एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, 1963 में एक्ट बनाया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, इसी के अंडर ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई जी, CBDT। ये इंडिया का जी, जो आपको पता होगा ना, हमने कई बार पढ़ा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है जी, 1989 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। G7 कंट्रीज हैं जी, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है, US, कनाडा, जापान, ये UK, ये डेवलप्ड कंट्री है कुछ, इसमें 7 कंट्रियाँ। उन्होंने इसका इनिशिएटिव था जी, ये FA
FATF को बनाया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये किस लिए काम करती है जी? टेररिस्ट की जो फंडिंग होती है उसे रोकने के लिए, और मनी लॉन्ड्रिंग, जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है ना, उसको वर्ल्ड वाइड रोकने के लिए काम करती है FATF। इसने अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है जी, ग्रे लिस्ट में। इसकी लिस्ट है जी ग्रे और ब्लैक लिस्ट। जब कोई पाकिस्तान जैसे जी टेरर फंडिंग को नहीं रोकता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तब किसी कंट्री को डाल देते हैं। उससे ये होता है जी सैंक्शन लग जाते हैं, एक तरह से प्रतिबंध। इसको जी लोन नहीं मिलता, जैसे IMF वर्ल्ड बैंक से या कोई और कंट्री लोन नहीं देती है जी, जब ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। और जब ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं फिर तो बिल्कुल ही ब्लॉक ट्रेड वगैरह बंद कर देते हैं उस कंट्री से। तो ये FATF का जी रिप्रेजेंट कौन करता है हमारी कंट्री में? CBDT यूनिट है जी हमारी कंट्री में FATF का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ऑफिस कौन सा है? CBDT। तो इतना याद रखना है। और एक ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है CBDT। तो मिनिस्ट्री पूछी जाए तो कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री के अंदर है कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इतना याद रखना है जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इट्स टाइम टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ सेडिशन सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जी अभी एक सेडिशन के रिगार्डिंग एक केस गया था, उसको सुन रहा था। तो कुछ सेडिशन के रिगार्डिंग उसने ऑब्जर्वेशन की है। सेडिशन का मतलब होता है जी विद्रोह, राजविद्रोह। हिंदी में बोलते हैं राजविद्रोह। राजविद्रोह का मतलब मान लो जी आप देश विद्रोह, जो हमारे देश से विद्रोह करे, देश के खिलाफ जाए, उसे बोलते हैं जी सेडिशन। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए जी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स टाइम टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ सेडिशन। राजविद्रोह को डिफाइन करने का, परिभाषित करने का ये सही टाइम है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कुछ ऑब्जर्वेशन कीजिए। देखो जी 2 न्यूज़ चैनल के खिलाफ अभी एक क्या है पिटीशन गई, उन्होंने मतलब इनके खिलाफ केस दर्ज किया जी। 2 न्यूज़ चैनल है तेलुगु भाषा के आंध्र प्रदेश में, इनके खिलाफ चार्जेस लगा दिए जी सेडिशन के, राजविद्रोह के। अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में जी, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने पिटीशन डाली जी, रेट पिटीशन। इसी को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था। इनके खिलाफ लगे थे जी, इन्होंने बोला था हमारे जो खिलाफ जो FIR दर्ज की है और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन जो दर्ज किया है उसको जी उसे क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन का मतलब है जी कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए, ऐसा बोला इसने सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट इसका केस सुन रहा है जी। केस क्या था? देखो जी आंध्र प्रदेश के 2 न्यूज़ चैनल है ये, TV5 और ABN आंध्रा ज्योति, या चैनल के नाम है जी, टीवी चैनल। जैसे आप देखते हो ना आज तक हो गया न्यूज़, आपके हो गया जी ABP न्यूज़, ये वगैरह चैनल है जो। तो ये ऐसा चैनल है जी, उनके ऊपर चार्ज लगे थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गए। अब इसकी आर्गूमेंट क्या है जी पिटिशनर की, मतलब जिन्होंने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में चैनल ने, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा है जी कि गवर्नमेंट का जो एक्शन है ना, ये वायलेशन ऑफ अर्लियर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है, उल्लंघन है। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसका उल्लंघन करता है कि जो हम पे केस दर्ज किया गया सेडिशन के खिलाफ, ऐसा बोला जी इसने चैनल ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाली। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, विच रेस्ट्रेन द अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट टीजन्स फॉर वेंटिलेटिंग ग्रीवेंसेज विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 इश्यूज। देखो जी जो क्या है कोविड-19 के इशू इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके इतने ज़्यादा ग्रीवेंसेस, दुख बढ़ रहे हैं लोगों को परेशानी हो रही है। तो जो सिटीजन है, नागरिक है हमारे देश के, उनको परेशानी हो रही है, उसको दिखा रहा है ये चैनल क्या क्या परेशानी हो रही है। तो एक तरह से जी इसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है चैनल की, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सेडिशन के चार्ज लगाए। किस पे? इन चैनल पे, 2 चैनल पे, ऐसा कहना था इन चैनल का। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा जी? देखो जी कोर्ट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को, आंध्र प्रदेश को, उस रेस्पॉन्स मांगा है, उसे 4 हफ्ते का टाइम दिया है, 4 वीक का, कि भाई साहब हाँ हम क्या बोलें, आप अपना जवाब दो, इसमें क्या करना चाहिए, ये चैनल ने बोला है हमसे। तो अब 4 हफ्ते में जी स्टेट गवर्नमेंट जवाब देगी। 4 हफ्ते के बाद क्या जवाब देगी देखेंगे न्यूज़ में। जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है जी? कोर्ट ने सुप्रीम सेडिशन के खिलाफ जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है पहले भी, या कोई जजमेंट पहले क्या है सेडिशन के रिगार्डिंग, वो देखते हैं। देखो जी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये टाइम है कि सेडिशन को डिफाइन किया जाए, और इस बार भी बोला है कि सेडिशन क्या है जी। देखो इसकी क्या है जी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब वेग का मतलब है जी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है क्लियरली किसको बताया कि सेडिशन जो चार्जेज हैं, जो राजविद्रोह के चार्जेज हैं, वो किसके बेस पे लगेंगे, ऐसा क्लियरली नहीं है उसमें, बस कॉम्प्लेक्स ये डेफिनेशन है, वो देखेंगे हम कैसी डेफिनेशन है इसकी। ये IPC है ना जो हमारा, ये जी प्रोविजन 124A उसकी प्रोविजन है, सेक्शन है, जैसे हमारे उस वो तो है ना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में अनुच्छेद है 1 से लेकर 395, ऐसी IPC है, इंडियन पिनल कोड, एक मान लो जी रूल बुक है, एक्ट है, कानून है, अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है 1860 का। तो ये
प्रोविज़न है उसमें 124A बहुत बार न्यूज़ में रहती है, याद रखना है जी इसको। ये सेडिशन के बारे में बताती है जी। किसी के खिलाफ जब दर्ज होता है केस सेडिशन का, इस सेक्शन के अंदर होता है 124A। और किसी के खिलाफ अगर केस होता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस, अगर कोई दो क्लासेस के बीच में, दो धर्म के बीच में, दो जाति के बीच में अगर कोई शत्रुता, एनिमिटी, हैट्रेड को प्रमोट कर रहा है, फैला रहा है, तो उसका केस दर्ज होगा 153। देखो जी क्या ये सेक्शन याद करने जरूरी है? बिल्कुल जी। देखो जी एक बार आपके 69A था IT एक्ट का, वो न्यूज़ में था, उससे पूछ लिया था यूपीएससी ने क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं कह सकते यूपीएससी का, याद कर लो जरूर। तो ये कहते हैं जी IPC रिक्वायर इंटरप्रिटेशन पर्टिकुलरली ऑन द इश्यू ऑफ राइट ऑफ प्रेस एंड फ्री स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भाई साहब देखो जो ये सेक्शन है ना, इनके रिगार्डिंग हमें इसकी डेफिनेशन क्लियरली डिफाइन करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा अधिकार है लोगों का, राइट टू प्रेस का भी अधिकार है, जो प्रेस का मतलब है जी न्यूज़ चैनल वगैरह, क्योंकि उन्हें स्पेशल राइट तो दिए नहीं हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच से ही वो आर्टिकल 19 से ही अपना अधिकार लेते हैं, तो इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए इन्हें डिफाइन करना जरूरी है क्लियरली, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब बैकग्राउंड क्या है जी, थोड़ा ये जान लेते हैं इसके बारे में। सेडिशन क्या है जी? ये इनडिस्क्रिमिनेटली यूज होते हैं, जैसे आपको भी पता होगा जी, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार, वो किसी विपक्ष के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ इस सेक्शन को यूज करती है, ताकि विपक्ष के जो मान लो गवर्नमेंट पे कोई आरोप लगा रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो वो सेडिशन का चार्ज लगा के जी उसे गिरफ्तार करवा देते हैं, समझ रहे हो? तो ये इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया गया है कई बार। क्रिटिक्स, जो भी कोई आलोचना करता है गवर्नमेंट की, या जर्नलिस्ट हो गया जी, कोई मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया यूजर्स हो गया कोई, सोशल मीडिया यूजर्स का मतलब आप फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर चला रहे हो जी, इस पर कोई चार्जेस गवर्नमेंट के खिलाफ आपने कोई मैसेज फैलाया, तो आप पे सेडिशन का चार्ज लगा के गिरफ्तार कर लेंगे जी, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है जी एक्टिविस्ट हो गया जी, कोई समाज सेवी या कोई सिटीजन हो गया जी, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ अपने दुख को व्यक्त कर रहा है, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा है। जैसे जी कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट इसको मान लो कह दे कि गवर्नमेंट सफल नहीं रह पा रही है कोविड-19 के केस को रोकने के लिए, तो वो तो एक तरह से आलोचना कर रहा है जी, कोई भड़का थोड़ी ना रहा है, कुछ राज विद्रोह, तो इसे भी इसके क्या जी, इसे भी राज विद्रोह में मान के, क्योंकि डेफिनेशन तो क्लियरली है नहीं सेडिशन की, तो उस पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, समझ रहे हो? तो ये है जी इसका बैकग्राउंड। तो ये क्या है जी, जैसे मान लो इवन फॉर सीकिंग हेल्प टू गेन मेडिकल केस एक्सेस, इक्विपमेंट, ड्रग्स, ऑक्सीजन सिलेंडर। अभी क्या जी देखो, ऐसे लोग चार्ज लगा रहे हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, तो इसके बेस पे भी सेडिशन के चार्ज लगा के गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अब सेडिशन है क्या जी? 124 सेक्शन ए में क्या है सेडिशन, क्या बोलता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है जी हु एवर बाई वर्ड्स, कोई भी आदमी वर्ड से, शब्दों के द्वारा, आइदर स्पोकन बोल के, या रिटर्न आइदर लिख के, और बाई साइन या संकेत से भी, बोल के, लिख के, या आप किसी शब्द से जी, या फिर लिख कोई साइन प्रकट करके, सिंबल प्रकट करके, विजिबल होना चाहिए जी, विजिबल या अदरवाइज, ये भी लिखा है जी विजिबल या अदरवाइज, आपका लिखा हो विजिबल भी हो या ना भी हो, समझ रहे हो? अदरवाइज वर्ड कितना बड़ा इसने एक्सटेंड कर दिया डेफिनेशन को। अगर वो अटेम्प्ट करता है टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड, शत्रुता फैलाने का, एनिमिटी फैलाने का, या कंटेम्प्ट करता है जी, कंटेम्प्ट का मतलब होता है जी डिसरेस्पेक्ट, या एक्साइट करता है जी, एक्साइट मतलब का उकसाता है, किसी को उकसाता है, अटेम्प्ट टू एक्साइट डिस अफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अगर किसी को भड़काता है लोगों को, और उससे वायलेंस होती है, समझ रहे हो? तो ये क्या है जी, किस में आएगा? सेडिशन में आ जाएगा। ये बोलता है जी ये द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बाई लॉ इन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये जी क्या देता है? जीवन कारावास, पूरी लाइफ के लिए गिरफ्तार करने का ये सजा देता है, पनिशमेंट देता है जी, ये सेडिशन का जो 124 सेक्शन ए है जी, समझ गए? तो ये है जी, इसमें लिखा हुआ है इस सेक्शन में, लाइफ टाइम के लिए उसे इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट का मतलब है जी डिटेंशन, कैद रख दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वो भड़काएगा किसी को। तो टू विच फाइन में भी एडिड, और फाइन भी लगाया जा सकता है जी उसे, समझ रहे हो? और देखो जी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट लगभग 14 साल की होती है जी, 14 ईयर्स। अगर उसके बाद भी जैसे होता है जी, अगर चाहे तो उसे 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, और फाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ लिखा है जी इसमें। अब नीड फॉर ए प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की ज़रूरत है जी, क्यों है, क्या क्यों ज़रूरत है? देखो जी सेडिशन लॉ एक तो कंट्रोवर्सी में रहता है हमेशा, लंबे समय तक, फार टू लॉन्ग, लंबे समय तक कंट्रोवर्सी में, कंट्रोवर्सी का मतलब है जी विवाद में, डिस्प्यूट में, कॉन्फ्लिक्ट रहता है जी इसके रिगार्डिंग। गवर्नमेंट क्या करती है जी, जो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, इस आर्टिकल का मतलब इस सेक्शन का यूज करती है 124 है, और उसे गिरफ्तार कर लेती है जी, उसके खिलाफ कह देती है, कोई भी क्रिटिक हो जी,
देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि कोई पॉलिसी चलाई गवर्नमेंट ने, नीति चलाई जी, वो फुलफिल नहीं कर पा रही है कुछ जो वेलफेयर है पीपल्स के, तो कोई क्रिटिसाइज तो करेगा नहीं बुराई क्या क्या है, तो उसके बेस पे भी गवर्नमेंट कर लेती है जी गिरफ्तार, क्योंकि इसमें लिखा है जी क्रिटिक्स को, इसमें लिखा है, देखो ये लिखा है यहाँ पे, ये क्रिटिक्स बोला ना यहाँ पे, देखो जी, हु एवर वर्ड आइदर स्पोकन करेगा जी, कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, हेट्रेड फैलाएगा या अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी करेगा जी, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समझ रहे हो, ये इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या है जी, इस सेक्शन को यूज़ करके गिरफ्तार कर लेती है, और सबको डर रहता है जी, एक बार गिरफ्तार जैसे हो गए, अगर चार्ज उस पर प्रूव हो गए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, 14 साल की सज़ा। अब कौन भुगतेगा जी 14 साल की सज़ा, तो इस वजह से जी ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है ये सेक्शन। तो ये सेक्शन क्या है जी, एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा माना है कि ये रेस्ट्रिक्शन है इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। हमें आर्टिकल 19 के अंडर हमारा फंडामेंटल राइट है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच का, समझ रहे हो, लेकिन उस आर्टिकल 19 में जी, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 में जी लिखा हुआ है हमें जो फ्रीडम है जी स्पीच की, हमारे बोलने का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में ही ये लिखा है कि कौन कौन सी कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, कि उन रेस्ट्रिक्शन पे रोका जा सकता है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जैसे सॉवरेंटी के बेस पे जी, हमारी जो संप्रभुता है उसको कुछ नुकसान ना हो, फॉरेन रिलेशन विद फॉरेन अफेयर विद फॉरेन कंट्री, मतलब फॉरेन रिलेशन होने जी, जो हमारे बाहर की कंट्री के साथ कोई रिलेशन होते हैं उनको अफेक्ट होता है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाएगा, या इंटीग्रिटी को, हमारी अखंडता है जी कंट्री की, उसको नुकसान होता है, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग, आप कोर्ट की कोई डिसरेस्पेक्ट करते हो उसके लिए भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन ये जो सेक्शन 124 है ये उनसे भी बाहर है जी, जितनी रेस्ट्रिक्शन है ना 19 में, उनसे भी एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन लगाता है जी सेक्शन 124A आईपीसी का सेक्शन 124A। तो ये लॉ कब बनाया था जी अंग्रेज़ों ने, 1860 में बनाया था जी ये लॉ। देखो जी जब ये लॉ बनाया तो इसलिए था अंग्रेज़ों ने 1860 में, और ये देखो जी बाद में जोड़ा गया, पहले सेक्शन नहीं था 124A, 124 था, लेकिन ए ये सेक्शन बाद में जोड़ा गया इसमें लगभग 1973, और बाद में जी 98 के लगभग ये जोड़ा गया, ये बात हो रही है जी 1873 1898 के लगभग ये जोड़ा गया जी बाद में, समझ रहे हो, ये बाद में जोड़ा गया, और इसमें ये सेक्शन में लिखा गया जो भी क्या है, जब भारतीय थे जी कुछ वो विद्रोह करते थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, कुछ विद्रोह करते थे, क्रांतिकारी लीडर थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सेक्शन जोड़ा अंग्रेजों ने। तो तब तो ये फ्रीडम फाइटर थे जी, सब ने ये कहा था कि जब देश आज़ाद होगा तो इस प्रोविज़न को हटा देंगे हम, समझ रहे हो। तो इसके जिस सेक्शन में जी बहुत सारे लीडर थे, फ्रीडम मूवमेंट लीडर, उनको गिरफ्तार भी किया गया, अरेस्ट भी किया गया, जैसे महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट किया गया इस सेक्शन में, और जो बाल गंगाधर तिलक हैं जी उनको भी 2 बार अरेस्ट किया गया, 1897 में किया गया जी इसको, मतलब इनको बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट, और फिर बाद में भी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी अरेस्ट किया गया। तो ये सेक्शन था जी जिसको महात्मा गांधी जी ने बोला था प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड, कि इंडियन पिनल कोड में जी ये राजा है ये सेक्शन, ये किसी को भी अरेस्ट कर सकता है इसके बेस पे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसे डिफाइन किया था जी। और ये क्या है, जो हमारे नागरिक हैं इंडिया के उनकी लिबर्टी को सप्रेस करने के लिए यूज किया था अंग्रेज़ों ने, लेकिन बाद में आपको पता है जी हमारा देश आज़ाद भी हो गया और ये हटा नहीं, और अभी तक चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था जी ये कि द सूनर वी गेट रिड ऑफ इट द बेटर, कि जब तक हम जितनी जल्दी इस सेक्शन से मुक्ति पा लेंगे 124A से उतना अच्छा है, लेकिन बाद में जी इसे हटाया नहीं गया, आज़ादी के बाद नेहरू ने भी नहीं हटाया जी, और नेहरू जी ने खुद बोला था कि ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, ऑब्नॉक्सियस है, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब है जी आपत्तिजनक है, और ऑब्नॉक्सियस का मतलब हेट्रेड, शत्रुता फैलाने वाला, हेट्रेड फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला एक क्लाउज है जी जो ये जोड़ा गया है। अब कुछ जजमेंट है जी सुप्रीम कोर्ट के 124 सेक्शन A के रिगार्डिंग, जैसे केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस है जी 1962 का, ये कहता है जी, ये कहता है कि 124A सेक्शन है आईपीसी का, 5 जज की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की केदारनाथ केस में, उसने बोला था जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला था इस केस में कि ये जो है 124 कि इस पे कमेंट किया था कि ये क्या है, दैट कमेंट्स हाउएवर स्ट्रांगली वर्डेड एक्सप्रेसिंग द डिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विदाउट कॉजिंग पब्लिक डिसऑर्डर बाय एक्ट ऑफ वायलेंस वुड नॉट बी पीनलाइज। देखो जी अगर कोई भी आदमी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है जी, लेकिन उससे कोई वायलेंस नहीं भटक रहा है, कोई हिंसा नहीं फैल रही है, लोग मारने पे एक दूसरे को उतारू नहीं हो गए हैं, समझ रहे हो, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर रहे हैं, मारने पीटने का वायलेंस नहीं हो रहा है, हिंसा नहीं हो रहा है, तो वो एक्ट क्या इसमें नहीं आएगी, वो एक्ट जी
इसमें 124 सेक्शन ए में नहीं काउंट होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। समझ गए। तो एक बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस भी जी 1995 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी देखो उस टाइम में क्या है, एक गैदरिंग हो रही थी जी, वहाँ पे कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो उन लोगों को क्या जी गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। खालिस्तान जिंदाबाद, ये खालिस्तान का मतलब जानते हो ना आप, कुछ हैं जी सिख कम्युनिटी के लोग, वो चाहते हैं कि पंजाब अलग एक स्टेट जो पंजाब है वो अलग ही कंट्री बने, अलग कंट्रीज बने, उन्हें बोलते हैं खालिस्तानी। ये खालिस्तान नाम रखना चाहते हैं अपने देश का, जैसे पाकिस्तान देश अलग कर लिया जी कुछ मुस्लिम लोगों ने हमसे। तो ऐसे ही ये सिख लोग हैं जी कुछ, ये चाहते हैं देश को तोड़ना। कुछ हैं जी, सारे नहीं हैं, सब भारत को ही प्यार करते हैं जी, सब हिंदुस्तान को, कम्युनिटी को, डाइवर्सिटी है जी हमारे कंट्री में, तो सब चाहते हैं भारत एक हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जी जो ये करते हैं जी, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उन्होंने, और ये चाहते हैं खालिस्तान अलग देश बने निकल के इंडिया से, समझे। तो ये क्या है जी, जिसने खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए उनसे कोई विद्रोह नहीं होता, वायलेंस नहीं होता उस टाइम पे, कुछ लड़ाई वगैरह कुछ नहीं होता जी, झगड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब देखो इन्होंने खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए लेकिन इनसे कोई वायलेंस नहीं हुआ, तो ये सेडिशन के चार्ज में नहीं आएगा, तो उन लोगों को छोड़ दिया गया जी। समझ गए। तो ये जजमेंट थे जी सुप्रीम कोर्ट के इसके रिगार्डिंग। तो यही था, इसमें चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेगेटिव इंपोर्ट्स लिस्ट फॉर डिफेंस। देखो जी ये अभी नेगेटिव लिस्ट थी जी एक इम्पोर्ट की डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, उसका नाम चेंज कर दिया अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है। इसका पहले नाम था जी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट, अब नाम रख दिया पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। और इसमें पहले आर्टिकल हुआ करते जी 108 आइटम, और अब रख दिए 209 आइटम। ये आइटम क्या है जी, ये ऐसे आइटम होंगे जी, आइटम का मतलब ये है जी इक्विपमेंट वगैरह, जैसे मान लो गोला बारूद, गन वगैरह, या बंदूक, मिसाइल्स, या हेलीकॉप्टर। ये क्या है, जैसे सेंसर हो गए जी, सेंसर। तो ऐसी चीज़ें क्या है, 209 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ इंडिया से ही खरीदेंगे, मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने चाहिए, उनको ही खरीदा जाएगा। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री उन्हीं को इंडिया में बने हुए किसी कंपनी से खरीदे। समझ गए। ये है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, पहले इसका नाम था नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। तो इस लिस्ट में जी जैसे हो गए आपके सेंसर, सिमुलेटर, वीपन्स, कोई हथियार हो गया, एम्यूनिशन हो गए जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह, ये क्या जी सिस्टम कहाँ से खरीदेंगे, ये टैंक के इंजन हो गए, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होगी उसी से खरीदेंगे जी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है जी, इम्प्लीकेशन क्या है जी इस मूव का। देखो जी सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये एक तो क्या है, जो हमारी लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है, लोकल डिफेंस इंडस्ट्री है हमारी, जो रक्षा मंत्रालय के लिए कुछ बनाती है जी, मिलिट्री के लिए बनाती है इक्विपमेंट वगैरह, उनको एक तरह से उसके पोटेंशियल को रिकग्नाइज करेगी जी, उनकी कितनी कैपेसिटी है बनाने की। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे जो कंट्री में ही डोमेस्टिक रिसर्च को, डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी जी, और इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट आ सके, टेक्नोलॉजी आ सके, इसको भी इन्हेंस करेगी, इंकरेज करेगी। जो एमएसएमई है जी, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एज ए स्टार्टअप की तरह मतलब काम करती हैं, अभी मान लो कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी को डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, कुछ डिफेंस के लिए, मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट बनाएं। तो एक तरह से जी हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को डिफेंस के लिए प्रमोट करेगी, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है। अब ये नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट क्या है जी, पॉलिसी अगस्त 2020 में बनाई थी जी, ये इंट्रोड्यूस की थी, ताकि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी हमारी आर्म फोर्स है जी, जितना भी इसको मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई आइटम चाहिए जी हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, उसको उसी हमारी डोमेस्टिक कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग हुई कंपनी में खरीदेंगे कोई भी इक्विपमेंट को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो जी कोई, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी हो जी, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई भी हो जी, गवर्नमेंट कंपनी। इस पॉलिसी की ज़रूरत क्या पड़ी जी, ऐसा कि हम अपने देश से खरीदेंगे। देखो जी ज़रूरत की इसलिए पड़ी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है जी, इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम नाम का, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा था इंडिया क्या है 2014 से 2019 के बीच में सबसे सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था, हथियार मंगाने वाला सबसे बड़ा दूसरा नेशन था। इसने लगभग $16.75 बिलियन के इसने जी क्या मंगाए थे, इंपोर्ट किए थे हथियार वगैरह, समझ रहे हो। इसने हथियार इतने इंपोर्ट किए थे इंडिया ने 2014 से 19 के बीच में। और ये हथियार जो आते हैं ना और देश से, उनमें क्या जी मान लो कैसे सेंसर किए, सेंसर हमने इंपोर्ट किए, वो सेंसर में मान लो जी हमने मान लो किसी और कंट्री से किए जी, उन्होंने कुछ ऐसा उसमें डिवाइस ऐसा फिट कर दिया जी जो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, हमारे किसी भी डिफेंस के इक्विपमेंट में ही सेंसर यूज किया। सेंसर होते हैं जी छोटे छोटे लाइट सी जलती है जी, सेंसर आपने देखे भी होंगे, वो सेंस करते हैं जी किसी चीज़ को। जैसे मान लो आप
ऐसे सेंसर मत लगा दीजिए। सेंसर लगा होगा, स्ट्रीट लाइट देखिए कभी आपने, स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लाइट लगी हो रहती हैं, रात होने पे अपना आप जल जाती हैं वो लाइट, उसमें सेंसर लगा होता है। जैसे ही अंधेरा होता है अंधेरे को सेंस करता है, अंधेरा होते ही वो जल जाता है। जैसे कभी कोहरा पड़ता है जी, फॉग फॉग पड़ता है सर्दियों में, तो अंधेरा सा हो जाता है जी, तब भी वो जल जाती हैं लाइट, तो उनमें सेंसर ही लगे होते हैं, सेंस करते हैं। तो ऐसे सेंसर होंगे जी, जैसे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, तो इसलिए क्या है जी, गवर्नमेंट चाहती है हमारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, उससे ही खरीदे जाएँ जी ये। तो इस तरह से जी जो इम्पोर्ट करते थे इसमें जितने भी आइटम थे उनको रिड्यूस किया जाए और अपनी कंट्री से मैन्युफैक्चर किया जाए, मेन टारगेट इसका यही था जी, इसलिए ज़रूरत पड़ी इस पॉलिसी की। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट हमारा थाउजेंड्स ऑफ रोहिंगा प्रोटेस्ट एट भाषणचार। भाषणचार एक आइलैंड है जी, आइलैंड, आइलैंड आपको पता है जी, ऐसी लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑल फ्रॉम ऑल द साइड। ऐसी भूमि जी जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो उसे आइलैंड बोलते हैं, और जो तीन साइड से घिरी हो उसे बोलते हैं जी पेनिनसुला, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप, और आइलैंड को बोलते हैं जी द्वीप। आपको पता ही होगा द्वीप और ये प्रायद्वीप, प्रायद्वीप तीन साइड से घिरा हो। जैसे हमारा इंडियन पेनिनसुला जी, इसको इंडियन पेनिनसुला क्यों बोलते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप, इसलिए बोलते हैं जी क्योंकि देखो तीन साइड से पानी से घिरा है, वाटर से, इसलिए बोलते हैं। तो ये भाषणचार आइलैंड है जी, ये न्यूज में था अभी। यहाँ पे रोहिंग्या नाम की एक प्रजाति है जी, जाति है ये रोहिंग्या नाम की, ये म्यांमार से आए थे जी लोग, भाग के इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बस गए थे। अब बांग्लादेश ने इनको शिफ्ट कर दिया, भाषणचार आइलैंड है जी बांग्लादेश का। पहले आप ये मैप देखो जी, ये वाला मैप, इस मैप में आओ, यहाँ पे ये अपना हिंदुस्तान प्यारा सा दिखाई दे रहा है आपको पिंक कलर में, और इसके साइड में ये दिखाई दे रहा थोड़ा सा ऑरेंज कलर का बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश दिखाई दे गया आपको। और इसके देखो जी ये साइड में ये बांग्लादेश जो लिखा है ना, यहाँ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे है जी भाषणचार आइलैंड। अब ये बड़े मैप में देखेंगे थोड़ा, इसका मतलब बांग्लादेश का बड़ा मैप, ये देखो जी बांग्लादेश यहाँ पे, और ये देखो जी यहाँ पे ये भाषणचार ऑरेंज कलर का। अब इसे बड़ा देखो जी, यहाँ पे ये भाषणचार आइलैंड, भाषणचार आइलैंड में इस कोने में बनाए हुए जी फ्लैट वगैरह, देखो जी ये इनके लिए फ्लैट वगैरह बना रहे हैं, घर वगैरह बना रहे हैं, इन रोहिंग्या पीपल को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है बांग्लादेश, ये घर बन रहे हैं जी, समझ रहे हो। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं इनके बिजली प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी प्रॉब्लम क्या है जी, क्यों है जी ये न्यूज़ में, देखो जी सेवरल थाउजेंड ऑफ रोहिंग्या ने प्रोटेस्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया जी इसके अगेंस्ट के यहाँ पे लिविंग कंडीशन है जो भाषणचार पे ये बहुत ही ख़राब है, और साइक्लोन प्रोन आइलैंड है जी ये। साइक्लोन का मतलब जानते हो चक्रवात, साइक्लोन प्रोन का मतलब ये हो गया जी, जब चक्रवात आएगा, साइक्लोन आएगा, मेह बारिश आएगी जी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, आंधी तूफान आएगा, तो क्या जी ये आइलैंड डूब सकता है, डूब सकता है जी, जी हाँ बिल्कुल। ये लगभग 20 मीटर ही ऊंचा है जी, किससे, ओशन से, और अच्छा सा साइक्लोन आ गया तो ये डूब सकता है। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई साहब हमें यहाँ मत बसाओ, कहीं और जगह दे दो, ये इनका कहना ये जी, बहुत रो रहे हैं जी ये। व्हाट इज़ द इशू, क्या जी, देखो इशू ये है, दिसंबर से, सिंस दिसंबर लास्ट ईयर के 2020 की बात हो रही है जी, 2020 से बांग्लादेश ने 18,000 रिफ्यूजी थे जी, ये रिफ्यूजी थे, कौन कौन थे रिफ्यूजी, रोहिंग्या पीपल। रिफ्यूजी का मतलब है जी शरणार्थी। देखो जी रिफ्यूजी और माइग्रेट इनमें फ़र्क है जी, रिफ्यूजी और माइग्रेट, इसे भी समझ लेते हैं। रिफ्यूजी का मतलब है जी, रिफ्यूजी या माइग्रेंट, माइग्रेंट बोलो जी, माइग्रेंट, MIGRANT, माइग्रेंट। रिफ्यूजी का मतलब शरणार्थी, ऐसे लोग जी जैसे मान लो अगर म्यांमार से लोग, म्यांमार से आ गए जी भाग के लोग, म्यांमार से आ गए और इनकी जान का खतरा था, कम्युनिटी में जी कोई दो रिलीजन के धर्मों के बीच में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया जी, वायलेंस हो गई, रियोट्स हो गए जी, सांप्रदायिक झगड़े हो गए जी, तो ये भाग के आ गए जी अपनी जान बचा के, ऐसे लोगों को बोलते हैं जी रिफ्यूजी, समझ रहे हो। और माइग्रेंट बोलते हैं जी जब अपनी खुशी से कोई जाए, मतलब खुशी से ही जाएगा जी, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए, और या फिर मान लो जी जॉब के लिए, या फिर कोई पढ़ाई के लिए जाए, तो उसे माइग्रेंट बोलते हैं जी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है परमानेंटली या टेम्परेरी। तो रिफ्यूजी और माइग्रेंट में फ़र्क समझ लिया जी। ये रिफ्यूजी थे, मतलब वहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहती है जी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी मेजर कम्युनिटी है वहाँ पे म्यांमार में, तो और वहाँ पे ये मुस्लिम कम्युनिटी के जी, रोहिंग्या मुस्लिम है जी। तो इन पे जी अत्याचार हुआ जी मुस्लिम भाइयों पे। अब इन ये वहाँ से आगे जी, कुछ यहाँ पे देखो जी, ये म्यांमार से भाग के आ गए, ये म्यांमार है जी आपका, पिंक कलर का दिखाई दे रहा, सॉरी पिंक कलर का नहीं, ये कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का, यहाँ से भाग के ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है जी, यहाँ पे आके बस गए ये, समझ रहे हो। अब ये बांग्लादेश के में ज़्यादा हैं जी, तो ये बांग्लादेश शिफ्ट कर रहा है जी इन्हें, इंडिया ने भी इनको बांग्लादेश में कुछ भेज दिया जी यहाँ पे, तो ये इनको शिफ्ट कर रहा है जी, किस में, भाषणचार आइलैंड में। तो मेन लैंड है जी यहाँ पे, जहाँ पे अराउंड अभी 8,50,000 पीपल रहते हैं जी इन स्क्वालिड एंड क्रैम्प्ड कंडीशन। स्क्वालिड का मतलब है जी बहुत ही
ख़राब कंडीशन, एक तरह से अनक्लियर कंडीशन, अनक्लीन, बहुत ही ख़राब कंडीशन। क्रैम्प्ड का मतलब भी यही है जी, ऐसी कंडीशन में यहाँ लोग रहते हैं जी। मेन कंसर्न क्या है जी, अभी मेन कंसर्न वही है जी, एक फ्लोटिंग आइलैंड है जी, तैरता हुआ आइलैंड, भाषणचार आइलैंड। इसका नाम और भी है जी, दो नाम आपको याद रखने हैं। भाषणचार को 4P आइलैंड भी बोलते हैं जी, या थेंगर चार द्वीप, थेंगर चार आइलैंड या द्वीप बोलते हैं ये। बांग्लादेश में जी हाँ आइलैंड है एक हतिया में, हतिया एक जगह है जी बांग्लादेश के वहीं, ये आइलैंड वहीं पे है जी। भाषण चार बोल लो, 4P बोल लो, या थेंगार चार आइलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जी, नोट कर लो आप इस आइलैंड के नाम। ये आइलैंड जी कब बना था, लगभग 20 साल पहले ये आइलैंड बना जी। यहाँ पे जमा हो गई मिट्टी, रिवर लेके गई जी कुछ, और यहाँ पे ओशंस ने जी लेके आई, लहर उठती है ना, सुनामी वगैरह आती है, टाइड वगैरह आता है, उनसे जमा होकर मिट्टी यहाँ पे 20 साल पहले बना जी आइलैंड। तो इसलिए जी बहुत ज़्यादा इनको डर लगा हुआ है, ये आइलैंड अगर साइक्लोन आया तो ये लोग डूब जाएंगे जी, इसलिए खतरा है। अब रोहिंग्या पीपल क्या है जी, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रोहिंग्या ये देखो जी, ये हैं जी अपने मुस्लिम भाई। ये एथनिक ग्रुप कौन सा है जी, मुस्लिम है मोस्टली ये पीपल। और ये म्यांमार में क्या जी, इन्हें फुल सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की गई थी, मतलब म्यांमार में भी जब रहते थे उनको नागरिकता नहीं दी गई थी। म्यांमार का कहना था जी ये हमारे पीपल नहीं है, ये बाहर से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, ओरिजिन इनका बांग्लादेश से है। तो ये हज़ारों साल पहले कई जी बांग्लादेश से चले गए, मतलब कई सैकड़ों साल पहले। तो इनका कहना ये जी, और ये बेसिकली स्टेटलेस है जी। स्टेटलेस का मतलब अभी किसी की भी नागरिकता नहीं है, कोई भी देश नहीं मानता कि हमारे देश के नागरिक हैं, ना बांग्लादेश ना म्यांमार, और इंडिया के तो है ही नहीं जी, इंडिया फिर क्यों माने। नेक्स्ट है जी, ये इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है जी। इंडो आर्यन एक प्रजाति है जी, इंडो आर्यन हमारे इंडिया में भी लोग रहते हैं जी इंडो आर्यन ग्रुप के, तो उन्हीं ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये म्यांमार के रखीना स्टेट में रहते हैं जी, रखीना स्टेट है जी, राज्य का नाम है एक म्यांमार में, बांग्लादेश इंडिया से बॉर्डर लगाता है रखीना स्टेट, वहाँ पे रहते थे जी। बाद में यहाँ पे जी मिलियंस, 1 मिलियन रोहिंग्याज लगभग रहते थे म्यांमार में। 1 मिलियन में होता है जी 10 लाख, 10 लाख पीपल 2016-17 से पहले, जब यहाँ पे क्राइसिस आया था। तो यहाँ क्राइसिस का मतलब है जी दोनों ग्रुप में, बुद्धिस्ट और मुस्लिम कम्युनिटी में यहाँ पे झगड़ा हो गया था, और वहाँ की मिलिट्री ने भी इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जी, और इन्हें मतलब वहाँ से भगा दिया गया, और ये कुछ लोग आ गए जी वहाँ से मौत के डर से, डेथ के वजह से। तो लगभग 6,25,000 रिफ्यूजी थे जी, रखीन स्टेट म्यांमार से क्रॉस करके बॉर्डर बांग्लादेश में आ गए जी 2017 में अगस्त में। और ये से जो यूनाइटेड नेशन के जी सिक्योरिटी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम है एंटोनियो गुतेरस, उन्होंने भी कहा था कि ये पूरे वर्ल्ड में जी वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड पीपल है जी, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनमें से एक ये पीपल है, रोहिंग्या पीपल, जिनके ऊपर टॉर्चर होता है, अत्याचार होता है। इन्हें जी रोहिंग्या पीपल को क्या प्रोटेक्शन दी गई है, कोई इंटरनेशनल ऐसी कन्वेंशन है, ट्रीटी है, संधि है कुछ? हाँ जी बिल्कुल है संधि, इन्हें प्रोटेक्शन प्राप्त है। देखो जी रिफ्यूजी के लिए संधि है जी, कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब समझ लो जी, ट्रीटी, संधि, ऐसी ऐसे डॉक्यूमेंट है जी रिफ्यूजी के लिए। जैसे जी ये देखो जी एक कन्वेंशन 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन है जी, और एक 1967 की प्रोटोकॉल है जी। ये कन्वेंशन क्या करती हैं जी, जो रिफ्यूजी ऐसे एक कंट्री से मौत के डर से या क्लैशिंग हो जाए जी, क्लेंजिंग हो, एथनिक क्लेंजिंग, लोगों को आपस में मारे पीटे जी, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या कोई पॉलिटिकल, मान लो पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करती है एक कम्युनिटी, एक दूसरे को करती है, उसके मतलब दोनों कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो गया जी, और ये आपस में इनके मतलब दोस्त मरने के डर से जी एक कम्युनिटी भाग के दूसरी कंट्री में आ जाती है, तो ऐसे को बोलते हैं जी रिफ्यूजी। तो इनके पास राइट है जी, जिस भी स्टेट में जाएं उनके पास इस कन्वेंशन के अनुसार, जो ये कन्वेंशन हुई थी जी, मतलब बहुत सारी कंट्री एक साथ आई जी, उन्होंने संधि बनाई, एक ट्रीटी बनाई, एग्रीमेंट किया, समझौता, कि जो भी मान लो ऐसा रिफ्यूजी की दूसरी कंट्री में आएगा, उसको वो कंट्री, जैसे बांग्लादेश में भाग के आ गई, तो बांग्लादेश इनको प्रोटेक्ट करेगा जी, इनका संरक्षण करेगा, और इन्हें वापस नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि जी अगर ये वापस भेजेगा, इन्हें मृत्यु का डर है जी, डेथ का, वहाँ पर मार दिए जाएंगे ये लोग, इस वजह से नहीं भेजेगा। एक प्रिंसिपल और है जी, नॉन रिफॉल्मेंट प्रिंसिपल, ये भी याद रखना है, सिर्फ इतना पूछ लेता है जी यूपीएससी, नॉन रिफॉल्मेंट प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, आपको याद होना चाहिए किससे, रिफ्यूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये प्रिंसिपल है जी, ये कहता है जी कि रिफ्यूजी शुड नॉट बी रिटर्न टू ए कंट्री वेयर दे फेस सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ एंड फ्रीडम। जहाँ पे मान लो जी रिफ्यूजीज को वापस नहीं भेजना चाहिए उस कंट्री में जहाँ पे उनकी लाइफ को खतरा है जी, और वहाँ पे उनकी फ्रीडम को मतलब खतरा है, थ्रेट है, डेंजर में है, तो नहीं भेजना चाहिए। लेकिन कंसर्न इसलिए है जी क्योंकि बांग्लादेश नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन, बांग्लादेश ने जी इन कन्वेंशन को साइन नहीं किया, कोई इनका पार्टी नहीं है जी, जो ये कन्वेंशन है इनकी पार्टी नहीं है। क्या इंडिया इनका है जी मेंबर? इंडिया भी नहीं है जी। देखो ये जो दोनों कन्वेंशन है ना, इनके ऊपर स्पेशल लेक्चर लिया हुआ है, अदर इंपॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप डिटेल में देख सकते हो जी, इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार न्यूज़ में रही है, तो क्वेश्चन आ सकता है जी। नेक्स्ट क्या जी, देखो एक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है जी, ये एक राइट का, अधिकारों का एक डॉक्यूमेंट है जी। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार जो भी रिफ्यूजी होते हैं जी, उनको
अधिकार है जी कि उनके राइट को बचाया जाए और उन्हें असाइलम दी जाए जी। असाइलम का मतलब है जी शरण, उन्हें रहने के लिए थोड़ा जगह दी जाए। इसके आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है जी, ये ICCPR है, 1966 में अडॉप्ट किया गया था, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये क्या है जी, इसके थ्रू फंडामेंटल राइट और फ्रीडम इंजॉय करते हैं कोई भी पीपल शरणार्थी आ जाए, क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करता है बिफोर द लॉ। मतलब ये जी, जैसे कोई भी कंट्री का सिटीजन है उसके पास अधिकार है राइट टू इक्वलिटी का और फंडामेंटल राइट फ्रीडम का, इक्वलिटी का, समानता का, तो इन रिफ्यूजी के पास भी वो राइट है जी। हमारे इंडिया में है जी प्रोवाइड जी, बिल्कुल हाँ। आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो किसके लिए, सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो सबके लिए अधिकार है जी। हमारे भारत का नागरिक भी है उसके लिए भी है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, और अगर सिटीजन नहीं भी है, कोई बाहर का फॉरेन आया यहाँ पर रहने लगा, उसके लिए भी अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, उसे भी समान समझा जाएगा बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने। तो राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 सबके लिए, हमारे कंट्री में भी, समझ गए। तो यही था जी, इस टॉपिक में चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव थर्ड चाइल्ड। चाइना देखो जी बेचारा परेशान हो जा रही बेचारा, कैसे, देखो जी बात ये है, चाइना ने आपको पता होगा 1980 के लगभग एक वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी। आपको पता ही होगा चाइना की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे थे लोग, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने जी वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई। वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कि एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो जी चाइना में। उसके बाद इन्हें कल आई जी इनकी पॉपुलेशन बहुत ही डिक्रीज हो गई, मतलब एजिंग पॉपुलेशन हो गई जी। डिक्रीज तो क्या हुई जी, लेकिन हाँ रुक गई थी। और इनका जो फर्टिलिटी रेट है, पहले 2.9 था लगभग फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब है जी एक अपनी लाइफ टाइम में एक वुमन कितने बच्चे पैदा करती है, तो वो फर्टिलिटी रेट था जी 2.9। और ये घट के आ गया था लगभग जब ये वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी 1.6, यानी कि सक्सेसफुल रही थी थोड़ी ये पॉलिसी, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है जी, कुछ नुकसान भी हुए। कैसा कि एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी, मतलब जो बूढ़े लोग हैं जी, बुजुर्ग लोग, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आपको पता जी बुजुर्ग लोग बढ़ जाएंगे तो उनकी लीजिए, क्योंकि कमाते तो है नहीं जी बुजुर्ग लोग, तो एक तरह से बर्डन हो जाते हैं ना स्टेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, उन्हें पेंशन प्रोवाइड करो, समझ रहे हो, और भी फैसिलिटी दो। तो इस तरह से जी चाइना को प्रॉब्लम देखनी पड़ी। तो चाइना ने थोड़ी अकल आई इसको, 2016 में इसने वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया, और इसने कहा कि 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी अपना लीजिए, 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। उसके बाद से अडॉप्ट कीजिए कि अब हमारे चाइना में जी जो पहले वन चाइल्ड थे, मतलब अपने माता पिता के फादर के ओनली चाइल्ड थे, जैसे जी फादर है जी, फार्मर नहीं है, जैसे मान लो जी ये ए है, ये अपने बाप, इसका बाप है जी क्यू, ये क्यू का अपना इकलौता बच्चा था जी, कोई भी लड़का लड़की। अब इसको क्या जी, इसकी शादी हुई बी से, अब ये भी अपनी इकलौती लड़की थी, तो वन चाइल्ड थे जी अपने दोनों माँ बाप के ये, तो ये इन्होंने शादी की, अब ये क्या जी दो बच्चे पैदा कर सकते हैं, समझ गए। टू चाइल्ड पॉलिसी ऐसे अडॉप्ट कीजिए। लेकिन अब इस चाइना ने देखा भाई साहब इससे भी कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा, तो अब इसने क्या जी ये थर्ड चाइल्ड भी इसने अलाउ कर दिया कि अब 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये जी सारी पॉलिसी, अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो जी चाइना ने की सेंसस का अभी डेटा आया, उसने दिखाया 1950 से बहुत ही इसकी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन बढ़ने की, वो बहुत ही स्लो हो गई जी, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो चाइना ने अलाउ कर दिया कि कोई भी कपल, मैरिड कपल, शादीशुदा कपल है जी, वो 3 बच्चे पैदा कर सकता है। देखो जी 5 साल पहले ही 2016 में इसने वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा के 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी। पहली बात तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की थी जी इसने, क्योंकि 1980 में अडॉप्ट की जी ये, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जी, एक ही पार्टी है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी जो इलेक्शन लड़ती है, और वही सब कुछ एक ही वन पार्टी रूल है चाइना में, कम्युनिस्ट रूल है जी, कम्युनिज्म का। तो ये कंट्री क्या करती है जी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी इस कंट्री में, तो इसने जी वन चाइल्ड पॉलिसी 1980 में अपनाई, जिसकी वजह से जो इसकी क्या है, इसने सोचा कि अगर ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती रही हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो घट जाएगी, इम्पीड हो जाएगी जी। इम्पीड का मतलब जी एक तरह से बाधा होगी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इसने पॉपुलेशन डिक्रीज़ करने के लिए ये पॉलिसी ली जी वन चाइल्ड पॉलिसी। इसमें लोगों को जी इन्फोर्स किया बलपूर्वक कि सेवरल मीन्स लिए, जैसे इंसेंटिवाइजिंग फैमिलीज, उन फैमिली को जी कुछ बेनिफिट दिए जो एक चाइल्ड प्रोड्यूस करते थे, एक बच्चा पैदा करते थे, कि हम गवर्नमेंट उन्हें बेनिफिट देगी, इतने रुपए देगी, ऐसे। मेकिंग कंट्रासेप्टिव वाइडली अवेलेबल, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है जी, कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है जी गर्भ निरोधक दवाइयाँ, गोलियाँ, कुछ भी जो गर्भ को रोकती हैं, ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हों, इन्होंने अवेलेबल करवाई लोगों को। और सैंक्शन भी लगा दी जी, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध, जो वन चाइल्ड पॉलिसी को वायलेट करेगा, उल्लंघन करेगा, उस पर प्रतिबंध लगेंगे, जैसे जी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी उसे, या उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा कि फ़ाइन भरना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ फ़ाइन लगाए गए। और इस तरह से जी लोगों को
मानना ही पड़ा जी इस पॉलिसी को, तो वन चाइल्ड ये प्रोड्यूस करने लगे। नेक्स्ट जी अभी इसके क्रिटिसिज्म क्या है जी, बुराइयाँ क्या है इस पॉलिसी की। बुराइयाँ ये जी देखो, चाइना अथॉरिटीज ने जी लॉन्ग टाइम हो गया इस पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए, और कंट्री में जी क्या है, चाइना चाहता था कि जो सीवियर फूड की प्रॉब्लम आएगी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ने से, या वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, उसको रोका जा सकेगा, क्योंकि इसने जी 40 करोड़ लोग जो पैदा होते वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करके वो रोके, और जो भोजन का और वाटर का खतरा आने वाला था चाइना में उसको रोका। लेकिन बात क्या हुआ जी, कुछ इसके क्या है, मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं कि इसके सोर्स ऑफ डिसकंटेंट का मतलब है जी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे ब्रूटल टैक्टिक्स इसने अडॉप्ट की जी चाइना ने। ब्रूटल टैक्टिक्स का मतलब ज़बरदस्ती लोगों का क्या जी अबॉर्शन कराया, फोर्स अबॉर्शन, मतलब महिलाओं का अबॉर्शन कराया, बच्चा गर्भ में जो गिरवा देते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्या जी, नसबंदी करवाई ज़बरदस्ती। अगर कोई मान लो जी इट वायलेटेड, मतलब इसने जी ह्यूमन राइट, एक तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया चाइना ने, क्योंकि अनफेयर तरीके से यूज कीजिए ये वन चाइल्ड पॉलिसी। कैसे, देखो जी जो पुअर पीपल थे, चाइनीज़ थे, गरीब लोग, वो तो इसे अडोप्ट करते थे, मतलब वन चाइल्ड ही करते थे। उन्हें पता है प्रतिबंध लग जाएगा, ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ना कुछ, उनके पास ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिच पीपल थे जी, जो अमीर लोग थे, उन्होंने इस पॉलिसी को जी बहुत ही कम माना। उन्होंने 2 बच्चे भी पैदा किए, और इकोनॉमिक सैंक्शन से बचने के लिए उन्होंने जी फाइन भर देते थे, फाइन दे देते थे गवर्नमेंट को, उससे इकोनॉमिक सैंक्शन से भी बच गए जी ये लोग। तो इस तरह से जी डिस्क्रिमिनेट करती थी जी ये पुअर और रिच पीपल के बीच में ये पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट ये जी, ये क्या जी, जो एक तरह से सोशल कंट्रोल जो करती थी ये, इन्फोर्सिंग रिप्रोडक्टिव लिमिट को, तो एक तरह से सोशल कंट्रोल का एक टूल है जी ये, समाज को रोकती थी। इसकी वजह से जी सेक्स रेशो भी स्क्यूड हो गया था। सेक्स रेशो का मतलब है जी कि 1000 मेल में 1000 जब लड़के पैदा हुए तो उस बीच में कितनी लड़की पैदा हुई, तो एक तरह से जी ये जो रेशो है वो भी बिगड़ गया था। स्क्यूड का मतलब है जी बिगड़ जाना। कैसे, मेल्स की तरफ, देखो जी सब एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो सब चाहते थे कि हम मेल ही पैदा करें, तो इससे अबॉर्शन के केस बढ़े, यानी कि जांच करवा देते कि गर्भ में लड़की है लड़का है, लड़की होती है वो मरवा देते जी, और फिर मेल चाइल्ड चाहते थे, लड़का चाहते थे। ऐसा इंडिया में ही नहीं है जी, चाइना में भी था ये, और वहाँ पे अभी भी चाइना में लड़के की पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे इंडिया में, तो मेल चाइल्ड सब चाहते थे, तो सेक्स रेशो स्क्यूड हो गया। नेक्स्ट क्या इसके नुकसान हुए जी, मतलब यही जी फीमेल फीटस है जो, मतलब लड़कियां होती थी उन्हें गर्भ में ही अबॉर्शन करा दिया जी, मरवा दिया, जिसकी वजह से मान लो जी अगर गर्ल पैदा भी होगी, कोई गर्ल लड़की पैदा भी होगी, उसे ऑर्फनेज में छोड़ देते, अनाथालयों में छोड़ देते थे, या ऐसे ही अबंडन कर देते थे, छोड़ देते रास्तों में, ऐसे ही कहीं पे छोड़ दिया जी लड़कियों को। इट मेड चाइनाज पॉपुलेशन एज फास्टर दैन अदर कंट्री। दूसरा जी इसकी जो पॉपुलेशन है जी चाइना की, एजिंग पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो गई, बड़े बुजुर्ग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई यहाँ पे, मतलब काम करने के लिए लोगों की जो होती है जी एज लगभग 15 से 59, तो ये एजिंग जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम हो गई। अब चाइना में क्या जी काम करने वाले लोग बहुत कम रह गए, बचे ही नहीं है, समझ गए। अब वाई वॉज इट डिसकंटिन्यूड, अब ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी जी वो क्यों डिसकंटिन्यू की गई, क्यों लोगों को 2 चाइल्ड मतलब पैदा करने के लिए अनुमति दी, परमिशन दी। जो हमने रीज़न पढ़े जी, जो इसके नेगेटिव पॉइंट वही रीज़न है। क्या रीज़न है, एक तो ये जी एजिंग पॉपुलेशन, जो चाइना की पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन, रैपिडली बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और काम करने वाले लोग हैं ही नहीं। अब व्हाट नेसेसिटेटेड फर्दर रिफॉर्म, आगे रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है जी, क्या ज़रूरत पड़ी कि आगे रिफॉर्म, इसने दोबारा 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी छोड़ दिया, अब 3 चाइल्ड पे आ गया कि अब 3 बच्चे पैदा करो। देखो जी रिलैक्सेशन इसलिए दिया क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है ना कंट्री में ऑलरेडी क्या है जी, उसके रिजल्ट देखने को नहीं मिले अभी भी। जब 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई अडॉप्ट करने के, मतलब 1 चाइल्ड छोड़ दीजिए पॉलिसी, 2 चाइल्ड अडॉप्ट की, उसके बाद भी जी पॉपुलेशन इतनी नहीं देखने को मिली कि यंग पॉपुलेशन हो, समझ रहे हो। पॉलिसी चेंज अभी इनसफिशेंट थी ये पॉलिसी, तो इसलिए जी 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की। लेकिन अब चैलेंजेस क्या है जी इसके सामने, जो पॉलिसी थी जी, देखो जी एक्सपर्ट कहते हैं रिलैक्सिंग लिमिट्स ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स अलोन कैन नॉट गो ए लॉन्ग वे इन अवर्टिंग ए अनवांटेड डेमोक्रेटिक शिफ्ट। देखो जी अभी क्या है, चाइना ने 1 चाइल्ड छोड़ा, 2 चाइल्ड पॉलिसी छोड़ी, 3rd चाइल्ड मतलब तीसरा बच्चा भी अब लागू कर दिया कि 3 बच्चे पैदा कर सकते हो। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं जी, चुनौतियाँ क्या हैं इस पॉलिसी के सामने। चुनौतियाँ ये जी देखो, कोई भी पॉलिसी क्या है जी अचानक से अकेली सिर्फ पॉलिसी ही डेमोग्राफिक शिफ्ट को नहीं चेंज कर सकती कि वहाँ पे बुजुर्ग की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है अब 3 चाइल्ड मान लो बोल दिए कि 3 बच्चे पैदा कर सकते हो 2 चाइल्ड से, तो अचानक से क्या जी वो लोग 3 बच्चे पैदा करना शुरू कर देंगे।
ऐसा नहीं है कि एक यही पॉलिसी क्या है जी बदलाव ला दे, वहाँ की पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए। मेन फैक्टर क्या है जी कि फ्यूअर चिल्ड्रन बीइंग बॉर्न के क्या फैक्टर हैं जी कि वहाँ पे कम बच्चे पैदा करते हैं अभी भी। देखो जी, एक तो क्या है, जब वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी, मेन कारण तो ये था कि अब क्या है जी वहाँ के जो कपल हैं वो वन चाइल्ड में बिलीव करने लगे हैं कि एक ही बच्चा काफ़ी है। उनका एटीट्यूड ऐसा हो गया है। जैसा आपने देखा होगा जी, अब अगर आप 1-2 महीने कोई आदत अपना लेते हो, फिर आपको वही आपके ट्रेडिशन रिचुअल वही अच्छे लगने लगते हैं। तो लोगों भी अभी यही बिलीव करते हैं जी, वो नहीं चाहते कि दूसरा तीसरा बच्चा हो। तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं है जी कोई आगे चिल्ड्रन पैदा करने की, बच्चे पैदा करने की। बहुत से ऐसे तो पेरेंट हैं जी, वो एक भी बच्चा पैदा नहीं करते। वो चाहते कि बच्चा हो ही ना, अपनी लाइफ एंजॉय करो, बस ख़त्म। तो वहाँ पे ये एटीट्यूड है जी, लोगों का बिलीव करते हैं कि या तो एक बच्चा हो या एक भी ना हो। एक तो ये जी, क्योंकि जब से वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी तब के बाद ये एटीट्यूड में चेंज हुआ वहाँ के लोगों में। दूसरा ये जी, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, एजुकेशन सपोर्टिंग एजिंग पेरेंट्स। देखो जी, पहले ही इतनी कॉस्ट बढ़ रही है जी, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के रहने के लिए घर होना चाहिए, फिर स्कूलिंग के लिए चाहिए, लिविंग के लिए चाहिए, खाना पीना, एजुकेशन की इतनी सारी फीस बढ़ रही है। और ऊपर से एजिंग पेरेंट्स हो गए जी, उनकी देखभाली के लिए भी पैसा चाहिए। तो पहले से ही कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जी, फिर 2 चाइल्ड पैदा करके जी उसके बच्चे के लिए खर्चा कहाँ से आए। तो लोगों का एटीट्यूड इसलिए भी नहीं चेंज हो रहा जी, 2 बच्चे पैदा करें। नेक्स्ट चैलेंज क्या है जी, कंट्रीज परवेशिव कल्चर ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर। कंट्री की क्या है जी, देखो यहाँ पे चाइना में क्या है जी, बहुत मतलब दिन में क्या है जी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है लोगों को, लॉन्ग वर्किंग आवर होता है। जो ये कल्चर है ये भी एक तरह से चैलेंज है जी। तो ज़्यादा समय तक वो काम करते हैं तो उन्हें टाइम ही नहीं रहता जी कि वो इस पे ध्यान दें। समझ गए हो आप। तो यही था जी इसमें। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज इतने ही टॉपिक थे। कल करेंगे जी, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे।